नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी के टॉपिक्स को लेकर। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी विशेष क्लास रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों प्लेलिस्ट में आपको लगातार सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रवक्ता की तैयारी लगातार मिल रही है, जो मैम के द्वारा लगातार क्लासेस कराई जा रही हैं, और जिसके अंतर्गत हमारी 79 क्लासेस हो चुकी हैं दोस्तों। तो आप उनको बिल्कुल स्किप ना करें और लगातार वॉच करते रहें। तो आज की क्लास जो विशेष क्लास है, ये आपको 50 एमसीक्यू के माध्यम से आपको अपने आप को टेस्ट करने का मौका है। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो भाषा के आधार पर कौन से राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों जो राज्य आंध्र प्रदेश है, इसका गठन 1953 में हुआ था दोस्तों। तो 1953 में इसका गठन हुआ था, और ये तेलुगु भाषा यहाँ की भाषा रही है आंध्र प्रदेश की, जिससे जो है हाल ही में तेलंगाना राज्य जो है अलग हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो सर्वप्रथम जो राज्य का गठन हुआ वो हुआ था भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन है प्राकृत, पाली, देवनागरी या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है दोस्तों वो कौन सी है? वो है देवनागरी लिपि। तो हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि के रूप में लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? कोंकणी, पुर्तगाली, मराठी या गुजराती? तो गोवा में जो भाषा बोली जाती है, जो वहाँ की राजभाषा है दोस्तों, वह है कोंकणी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कबीर दास की भाषा थी। तो कबीर दास किस भाषा के धनी थे दोस्तों? ऑप्शन है खड़ी बोली, सदुकड़ी, कन्नौजी या ब्रज भाषा? तो कबीर दास ने अपनी जो रचनाएं की हैं दोस्तों, वो उन्होंने मुख्य तौर पर की हैं सदुकड़ी भाषा में। तो कबीर दास की इस भाषा को पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, और कबीर दास की रचनाएं हिंदी काव्य के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सदुकड़ी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? तो ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी? तो जो वर्तमान हिंदी है दोस्तों, जो उसका प्रचलित रूप है वो कौन सा है दोस्तों? ये है वर्तमान हिंदी में खड़ी बोली का यूज अधिकांश होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्विज के माध्यम से आप अपने आप को भी चेक कर सकते हैं कि आप 50 में से कितने स्कोर कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन है भारूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती? तो हिंदी कौन सी भाषा की भाषा परिवार से बिलोंग करती है दोस्तों? यह है दोस्तों भारूपीय भाषा। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और आसान भी है एक हिसाब से हिंदी के कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी कौन सी है? तो हिंदी की आदि जननी कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश? तो हिंदी की जो आदि जननी है, वो मुख्यतः क्या है? वो है संस्कृत भाषा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था? तो राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया था दोस्तों, वो किया गया था 1955 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, और जिसके आधार पर हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो दोस्तों जो हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था, वो किया गया था 14 सितंबर 1949 को, 1949 को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है राजभाषा आयोग का भी गठन किया गया था, और ये 1955 में किया गया था।
तो यहाँ पर अगर आपको पूछा जाता है हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकृत किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949। और अगर राजभाषा आयोग की बात पूछी जाती है कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था प्रथम बार, वो हुआ था 1955 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरबी लिपि लिखी जाती है, तो अरबी लिपि किस रूप में कैसे लिखी जाती है? ऑप्शन है बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, या ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो दोस्तों जो अरबी लिपि लिखी जाती है वो लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों आपको हर भाषा की लिपि का भी पता होना चाहिए कि किस लिपि में किस भाषा को लिखा जा रहा है, क्योंकि आप प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत बेहतरीन ये क्लास है दोस्तों, एलटी के अभ्यर्थियों के लिए भी और प्रवक्ता के अभ्यर्थियों के लिए भी। तो पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है देवनागरी, रोमन, फारसी या गुरुमुखी। तो दोस्तों जो पंजाबी भाषा लिखी जाती है वो लिखी जाती है आपके गुरुमुखी के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में कब मान्यता मिली थी? तो सिंधी जो भाषा है दोस्तों, इसको 15वीं भाषा के रूप में मान्यता मिली थी, क्योंकि भारत के अंदर का टोटल 22 भाषाओं को मान्यता है, जिसमें 15वें नंबर की भाषा है सिंधी। तो इसको कब जो है 15वीं भाषा के रूप में इसको मान्यता मिली थी? ये मिली थी दोस्तों 1967 में, 1967 में इसको जो है 15वीं भाषा के रूप में मान्यता दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों इस बार हम चर्चा कर चुके हैं, जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भाषाओं का जिक्र किया गया है संविधान की, तो वो जो है उसमें टोटल 22 भाषाओं को जगह मिली है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को स्थान मिला हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? ऑप्शन है पार्सियन, सुमेरियन, ग्रीक या कोई नहीं। तो विश्व की जो सबसे प्राचीनतम भाषा के तौर पर जानी जाती है दोस्तों, वह है सुमेरियन भाषा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जब राजभाषा आयोग 1955 में बना था दोस्तों, तो उसके मुख्य जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, ऑप्शन है आसफ अली, बिल्कुल रॉन्ग है। यशवंत सिंह भी बिल्कुल गलत है दोस्तों, जॉन मथाई भी गलत हैं। वो थे दोस्तों बी जी खरे। ठीक है दोस्तों, बी जी खरे जो है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए थे। तो बी जी खरे जो हैं राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गलत हुआ है, यहाँ पे बीजी खेर हैं ये। ठीक है, तो इसको आप सुधार कर लें, संशोधन कर लें, बीजी खेर। ठीक है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे बीजी खेर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और ये हमारा 14th क्वेश्चन है दोस्तों, बीजी खेर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? तो बात करते हैं हिंदी, बांग्ला, तेलुगु या उर्दू। तो भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो दूसरे नंबर की भाषा है, पहली तो हिंदी है दोस्तों, उसके बाद जो दूसरे नंबर की भाषा है वो है बांग्ला। कौन सी भाषा है? बंगाली भाषा जो है दोस्तों सबसे अधिक बोली जाती है। ये बांग्ला भाषा ही दूसरी भाषा के तौर पर जानी जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले है दोस्तों, देवभाषा कौन सी है? तो बहुत आसान से ये प्रश्न है। देवभाषा के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? देवभाषा के रूप में जानी जाती है संस्कृत। संस्कृत को जो है देवभाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंद राज ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो अब बात करते हैं कि ब्रज भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है। आपको बता दिया गया दोस्तों, जितनी भी भाषाएं हैं वो किस लिपि में लिखी जाती हैं, इनको आपको याद कर लेना चाहिए। तो ब्रज भाषा को किस रूप में लिखा जाता है? ऑप्शन है गुरुमुखी, ब्राह्मी, फारसी या देवनागरी। तो दोस्तों ब्रज भाषा जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है देवनागरी लिपि के रूप में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ है? ऑप्शन है लिखित, मौखिक, सांकेतिक या कोई नहीं। तो भाषा के तीन रूप हैं दोस्तों, लिखित भी है, मौखिक भी है, सांकेतिक भी है। लेकिन सबसे पहले सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ था दोस्तों? ये हुआ था सांकेतिक रूप में।
तो किसी भाषा को जानने के लिए संकेतों के द्वारा सर्वप्रथम जो है भाषा के रूप में प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस क्लास के अंतर्गत हमने 200 लाइक का टारगेट रखा है दोस्तों, और आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस मिलती रहें, इसलिए वीडियो को लाइक आप ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो भारत के अंदर का जो सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है दोस्तों? हिंदी, संस्कृत, पाली या अपभ्रंश। तो भाषा की जो भारत की सबसे प्राचीन भाषा है दोस्तों वह है संस्कृत है, और जिससे डेवलप हुई हिंदी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रभाषा ना होकर ये क्वेश्चन है राजभाषा। ठीक है, तो भारत की राजभाषा कौन सी है? ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, उर्दू या तेलुगु। तो भारत की राजभाषा के तौर पर दोस्तों हिंदी जानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भाषा के लिखने का ढंग है, तो भाषा को लिखने के जो ढंग होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है व्याकरण, लिपि, वाक्य या शब्द। तो भाषा को लिखने के जो ढंग होता है दोस्तों उसको कहते हैं लिपि। तो भाषा किस रूप में लिखी जाती है? भाषा एक लिपि के रूप में लिखी जाती है, और हिंदी जो लिखी जाती है दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है भाषा साधक है, किस चीज़ की साधक है? ऑप्शन है अभिव्यक्ति की, ज्ञान की, लिखने की या बोलने की। तो भाषा एक साधक के रूप में जानी जाती है, वो किस चीज़ की दोस्तों? भाषा अभिव्यक्ति के साधक के रूप में जानी जाती है। यानी किसी भी बात को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है, और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषाओं के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति की जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? तो पूर्वी जो हिंदी है दोस्तों कौन से अपभ्रंश से, यानी कि किस भाषा के अपभ्रंश से निकली है दोस्तों? वो निकली है आपकी अर्धमागधी। ठीक है, पूर्वी हिंदी में मगधी भाषा का भी उपयोग हुआ है, तो इसलिए अर्धमागधी के रूप में पूर्वी हिंदी अपभ्रंश के रूप में निकली है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन है उपनागर से, मागधी से, सौरसेनी या पैसानी से। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है? वो हुआ है आपका सौरसेनी से। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से जो है इसका विकास हुआ है ब्रज भाषा का। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। बढ़ेंगे, पद्मावत की भाषा कौन सी है? पद्मावत ऑप्शन है मैथिली, अवधी, भोजपुरी या बुंदेली। तो दोस्तों जो पद्मावत है इसकी जो भाषा रही है दोस्तों किस भाषा में लिखी गई है? ये लिखी गई है अवधी भाषा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है। तो जो आधुनिक देवनागरी जो लिपि है इसका प्राचीन रूप क्या है दोस्तों? ऑप्शन है खरोष्टी, ब्राह्मी, देवप्रिय या पाली। तो आधुनिक देवनागरी का जो प्राचीन रूप है दोस्तों वह है आपका ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था? तो देवनागरी लिपि जो है दोस्तों इसमें सुधार का आरंभिक जो प्रयत्न किया गया था वो किया गया था महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। किसके द्वारा? महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा जो है देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किया गया था। और साथ ही दोस्तों अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इन्होंने भी हिंदी में देवनागरी लिपि के सुधारों का जो प्रयत्न किया था उसमें इन्होंने मुद्रण संबंधित कार्य पर बहुत कार्य किया था। तो दोनों का इसमें क्रेडिट जाता है, बट आरंभिक प्रयत्न की बात करें तो महादेव गोविंद रानाडे को इनका इसका जो है क्रेडिट जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो भाषा की उत्पत्ति जो है किस धातु से हुई है? तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो है भाप। तो भाषा की उत्पत्ति जो है जो धातु से हुई है दोस्तों वही है भास धातु से। किससे? भासो, भास।
ठीक है दोस्तों, भास धातु से भाषा की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 5, 10, 15 या 12। तो हिंदी की जो उपभाषाओं की जो टोटल संख्या है दोस्तों, वो है आपका 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राजभाषा को कब स्वीकार किया गया था? तो भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो यह है ऑप्शन दोस्तों बी, यानी कि 14 सितंबर 1949 को, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949, जिसके आधार पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया दोस्तों कि संघ की भाषा हिंदी होनी चाहिए और लिपि देवनागरी होगी? तो ये किस अनुच्छेद की बात हुई है दोस्तों? ये हुई है आपके अनुच्छेद 343 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा की बोलियों की मूल संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में जो बोलियां हैं दोस्तों, उनकी जो कुल संख्या है, वो है आपकी 18 टोटल मूल बोलियों की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो पर हमने 200 लाइक का टारगेट रखा है। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा, क्योंकि इतने बेहतरीन क्लासेज, इतने बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और ये क्लासेज लगातार आगे वो बढ़ते रहें, इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, मालवी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो जो मालवी भाषा है दोस्तों, हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन राजस्थानी, बिहारी, खड़ी बोलियां है, पूर्वी हिंदी। तो जो सही आंसर है दोस्तों, जो मौलवी भाषा होती है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है? तो छत्तीसगढ़ी जो बोली है दोस्तों, किस हिंदी के अंतर्गत आती है? यह आती है दोस्तों आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों जो नेपाल की भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी या पहाड़ी। तो नेपाली भाषा की जो लिपि है दोस्तों, वो भी देवनागरी लिपि ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, राष्ट्रभाषा निम्न में से कौन सी है? तो राष्ट्रभाषा यहाँ पर जो है कौन सी मानी जाती है? वो बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग में की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा की संज्ञा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और राजभाषा दोस्तों क्या होती है? जो सरकारी कामकाज की भाषा, उसको राजभाषा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, खड़ी बोली किस हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो खड़ी बोली दोस्तों हिंदी का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी हिंदी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो हिंदी जो शब्द है दोस्तों, ये इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों सिंधु से। किससे हुई है? सिंधु से हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो संविधान के अंतर्गत हिंदी को जो मेनली किस रूप में दर्जा मिला है? ये मिला है दोस्तों राजभाषा के रूप में। तो भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया है और राज्य कार्यों में हिंदी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? अक्षरात्मक, सांकेतात्मक, चित्रात्मक या ध्वन्यात्मक? तो दोस्तों जो देवनागरी लिपि है ये किस प्रकार की है? ये है अक्षरात्मक लिपि। ठीक है, और हिंदी भी देवनागरी रूप लिपि में ही लिखी जाती है अक्षरात्मक तौर पर। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है?
तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों वो है आपका नागालैंड, मणिपुर, मेघालय या उपयुक्त सभी। तो किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? यह है दोस्तों नागालैंड की। नागालैंड में अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में यूज किया जाता है। अगला प्रश्न, देवनागरी को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो जो देवनागरी लिपि है दोस्तों, इसको दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है नंद नागरी के रूप में इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सी भाषा मानक भाषा नहीं मानी जाती है? ऑप्शन अंग्रेजी, उर्दू, अवधी या हिंदी। तो इसमें से कौन सी भाषा मानक भाषा के रूप में नहीं है दोस्तों? वह है अवधी। अवधी भाषा को दोस्तों मानक भाषा के रूप में नहीं माना जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो बोली को लेकर कौन सा कथन गलत है? बोली में केवल मौखिक साहित्य परंपरा होती है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगर हम बोलने की बात करें, बोली में जो है केवल मौखिक साहित्य परंपरा नहीं होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही है। कि कौन सा कथन गलत है ये कहा गया है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बोली में केवल मौखिक साहित्य परंपरा होती है, ये इन्होंने कह रखा है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। आगे ऑप्शन दे रखे, बोली ही विकसित होकर भाषा बन जाती है, बिल्कुल सही है। एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बोली भाषा की आधारशिला होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका रॉन्ग आंसर है, और इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, खड़ी बोली व खड़ी वाली निम्न में से खड़ी बोली, सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, तो इसको हम सही कर लेते हैं। खड़ी बोली निम्न में से कहाँ बोली जाती है? तो खड़ी बोली का उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ऑप्शन है झांसी, कानपुर, मेरठ या अलीगढ़। तो खड़ी बोली का जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है दोस्तों वो होता है मेरठ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो जो सौरसेनी अपभ्रंश है उसे किस उपभाषा का विकास हुआ? ऑप्शन है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या पहाड़ी। तो सौरसेनी अपभ्रंश को जो क्रेडिट जाता है दोस्तों पश्चिमी हिंदी के विकास में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग हुआ है। अगला है दोस्तों, पूर्वी हिंदी की बोली है, तो पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली है? ऑप्शन है बोंगरू, कन्नौजी, बघेली या बुंदेली। तो पूर्वी हिंदी की जो बोली के रूप में यूज किया जाता है वो किया जाता है बघेली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं? तो राजस्थान की जो उपभाषा है उसमें टोटल कितनी बोलियां हैं दोस्तों? ये है टोटल 4। कितनी हैं? 4 है इसमें उपभाषा की बोलियां राजस्थान की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको लगातार हमारी क्लासेस देखने को मिलती रहेंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? ऑप्शन है खरोष्टी, ब्राह्मी, नागलिपि या हिब्रू। तो दोस्तों यहाँ पर देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो सबसे ज़्यादा हुआ है ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से जो है देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? तो खड़ी बोली का जो उद्भव हुआ है दोस्तों सब अपभ्रंश के रूप में सौर सैनी अपभ्रंश के रूप में हुआ है, और ये उत्तर पूर्वी अपभ्रंश है दोस्तों, सौर सैनी अपभ्रंश, जिसके रूप में खड़ी बोली का उद्भव हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आज की क्लास, और आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस क्लास में जो कंटेंट रखा गया है दोस्तों वो बहुत पावरफुल है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए बिना स्किप किए हुए आपने पूरी क्लास को ज़रूर वॉच किया, इसके लिए धन्यवाद। और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।
और साथ ही आपसे एक हमारी शॉर्टेस्ट रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ आप हमारी चैनल की मेंबरशिप ज़रूर जॉइन कर लें। सबसे स्मॉलेस्ट मेंबरशिप आप जॉइन कर सकते हैं, जो मात्र 89 रुपये का यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा आप हमारी हिंदी की विशेष क्लासेस की जो है सब्सक्रिप्शन को भी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ज़रूर आप हमारी मेंबरशिप जॉइन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार क्लासेस, नोटिफिकेशन और अन्य सभी प्रकार की क्वेरीज के लिए आपको मौका मिल सकता है। कोई 100-200 रुपये की मेंबरशिप ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जिस हिसाब से एक स्टूडेंट को परेशानियाँ होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी मेंबरशिप भी बहुत कम की रखी है। तो इसलिए जो है आप ज़रूर क्लास ज्वाइन करते रहें और लगातार क्लास लेते रहें, और साथ ही जो है आपको हम सिलेबस के अकॉर्डिंग लगातार क्लासेस मैम के द्वारा कराए जा रहे हैं, और यहाँ पर हम एमसीक्यू के माध्यम से भी आपको मदद करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आई होप आपको हमारी सारी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।